एनडीए की बैठक में 39 दलों के लोग यानी 39 दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस वीडियो की चर्चा हो रही है वो है पीएम मोदी और चिराग पासवान के गले मिलने की। और जो वीडियो सामने आया जिसमें चिराग से पीएम मोदी खुद आगे जाकर गले मिल रहे हैं, ये तस्वीर न सिर्फ भावुक करती है बल्कि आगे की दशा और दिशा क्या होगी ये भी साफ संकेत देती है। और मेरे साथ इस वक्त चिराग पासवान खुद मौजूद है ख़ास बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू निधि। कल की मीटिंग कैसी रही और जो आपको मुलाकात से जो आपको समझ में आया परिणाम के तौर पर कह लीजिए, जो एक कंक्रीट तौर पर आप बता सकते हैं? कल की मीटिंग एनडीए घटक दलों की थी और खूबसूरत लम्हा था कि 25 साल एनडीए ने पूरे किए और इन 25 सालों में कई उतार चढ़ाव से एनडीए गुजरा और कई घटक दल आए गए, पर आज जिस मजबूती के साथ तमाम घटक दल कल उस बैठक में मौजूद रहे, लक्ष्य इस बैठक का यही था कि आने वाले 2024 में किस तरीके से एनडीए की एक बड़ी जीत को हम लोग दर्ज करें। और उसमें तमाम घटक दलों ने अपनी अपनी तरफ से तमाम सुझाव दिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैंने भी अपनी बातों को वहाँ प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा। उन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक थी और प्रधानमंत्री जी ने 2024 को लेकर अपना मार्गदर्शन दिया। कई ऐसी बातें कहीं जिससे यकीनन न सिर्फ उत्साह एनडीए के घटक दलों में बढ़ा, बल्कि एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग 2024 के रण के लिए हम लोग तैयार हैं। तो तमाम बातें एनडीए और 2024 के मद्देनज़र ही कल इस बैठक में हुई। आप जब भी बात करते हैं, मीडिया के सामने भी कुछ बयान देते हैं चिराग, तो आप अपने पिता रामविलास पासवान जी का ज़रूर जिक्र करते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि कल जो मुलाकात हुई और इस बात को लेकर के भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको हनुमान कहा जाता है और हनुमान ने लंका में आग लगाई थी अपने पूत से। चिराग पासवान क्या करेंगे? देखिए, कल की मुलाकात के बारे में मैं कहूँगा, मुझे लगता नहीं कि इन मुलाकातों के कोई बहुत राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत मुलाकात थी और प्रधानमंत्री जी का पूरा जेस्चर बहुत पर्सनल था। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने भी प्रधानमंत्री जी को के इस साइड को या इस रूप को देखा हो। जितने अफेक्शन के साथ मेरे गाल पे हाथ रखना, मेरा सर अपने कंधे पर रखना, और निधि ये उसी रिश्ते की एक झलक थी जिस रिश्ते की दुहाई मैंने पिछले 2-2.5 सालों में जब जब मुझ पे तंज कसे गए, ताने दिए गए। हनुमान का जिक्र आपने बहुत खूबसूरती से किया, बट कई बार ताने के तौर पर भी हनुमान शब्द का इस्तेमाल मेरे लिए किया गया कि अरे आप तो बड़ा हनुमान बनते थे, क्या हुआ। पर उस वक्त कोई मेरे और प्रधानमंत्री जी के उस रिश्ते को नहीं समझ पाता था जिसको मैं महसूस करता था। मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में प्रधानमंत्री मेरे साथ रहे। जब मेरे पिता अस्पताल में थे, प्रधानमंत्री जी ना सिर्फ फ़ोन कर उनका हालचाल जानते थे, बल्कि डॉक्टर्स से राय मशवरा कर मुझे जानकारी देते थे कि हम लोग को ये ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए या वो करना चाहिए। दिन में 2-2 बार उनका मोबाइल फ़ोन पे डायरेक्टली मुझे कॉल करना। तो जो संबंध उस कठिन दौर में उन्होंने बनाए मेरे साथ, उस संबंध की मर्यादा हमेशा उन्होंने भी रखी, मैंने भी रखी। मैं गठबंधन में रहा या नहीं रहा, मैंने कभी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मैं कभी नहीं गया। और कई बार इसको लेकर मेरे ऊपर आरोप भी लगाए गए कि भाई भाजपा ने ये किया वो किया, पर आप कभी नहीं बोलते प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये नहीं किया वो नहीं किया। क्योंकि उस रिश्ते को मैंने हमेशा महसूस किया जो कि शायद कोई और कभी देख नहीं पा रहा था। और कल शायद पहली बार एक सार्वजनिक मंच पर उस रिश्ते की वो झलक दिखी। जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे लगता है एक पिता ही अपने बेटे को इस तरीके से गले लगाता है। पॉलिटिकली पेबैक करने का वक्त भी आ गया है। जैसा मैंने कहा कि इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं देखकर इस लम्हे को बहुत छोटा कर दूंगा। इस लम्हे की मैं खूबसूरती इससे छीन लूँगा अगर इसमें मैं कोई भी राजनीतिक दृष्टि अगर इस पे जाएगी। मुझे लगता है वो एक खूबसूरत लम्हा था, हम दोनों के बीच का था, और बस उसको वहीं तक सीमित रहने देना चाहिए। मेरा एक सीधा सवाल है आपसे कि क्या चिराग पासवान मंत्री बनेंगे कैबिनेट एक्सपेंशन होता है तो? इस सवाल का जवाब ही नहीं है मेरे पास, और इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी के अलावा किसी के पास हो भी नहीं सकता। और
मुझे लगता है कि पूर्णतः ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको लेते हैं, किसको नहीं लेते हैं। मैंने गठबंधन मंत्री पद की सोच से नहीं किया। मैंने गठबंधन 2024, 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस सोच के साथ मैंने किया है। तो अभी मंत्री पद का विषय भी संज्ञान में नहीं है मेरे। पिछले 2-2.5 सालों में आपने बिहार में लगभग हर ज़िले में आप गए, आपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की शुरुआत की और ज़ोर शोर से आप लगे रहे कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत संगठन बनाना। अब जब सीट बंटवारा होगा तो ये एक कॉमन सा सवाल है जो कि आपसे पूछा जाना चाहिए कि पिछली बार जितनी सीटें आपको मिली थी और अब जब तस्वीरें बदल गई हैं, मजबूती से आप खड़े हैं बिहार में, सीट शेयरिंग में आप कितनी सीटें चाहेंगे? सिर्फ इच्छा की बात मैं कर रही हूँ। इच्छा मैं अपनी जाहिर गठबंधन के भीतर कर चुका हूँ और मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं कोई भी ऐसी चर्चा सार्वजनिक मंच पे करूँ जब तक ये बातें गठबंधन के भीतर हम लोग एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुँच जाए या एक ऐसे समय पर नहीं आ जाए जब गठबंधन इसकी घोषणा के लिए तैयार हो। क्योंकि मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है, बट भाजपा का गठबंधन कई और घटक दलों के साथ है, तो उनको सबके बीच में एक तालमेल बैठाना है और वो होने के बाद ही उसकी सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। तो मैं कोई भी ऐसी जानकारी साझा नहीं कर सकता जब तक गठबंधन उसकी घोषणा के लिए तैयार ना हो। ठीक है, आपने गठबंधन के अंदर इच्छा जाहिर की, तो जो इच्छा जाहिर की उस पर आपको सहमति मिली या नहीं, ये बताइए। मैंने ज़रूर कहा कि बहुत सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं हम लोग की और कल की बैठक में भी जिस तरीके से तमाम घटक दल मौजूद थे, तो मुझे लगता है कि और भाजपा ने हमेशा ये खूबसूरत तालमेल हमेशा अपने घटक दलों के साथ बनाया है। तो कल से यानी बीते दिन से लगातार कार्यकर्ता आपके पास पहुंच रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच से क्या ये आवाज़ भी आपको सुनने को मिली कि चिराग अब आप बिहार के सीएम के तौर पर आपको देखा जाना चाहिए? निधि, ये जो सवाल है इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, ना मंत्री का ना सीएमशिप का। मुझे अगर किसी भी पद की लालसा होती तो सबसे पहले तो मैं 2020 में ही वो कदम नहीं उठाता। 2020 में मेरे लिए मंत्री बनना सबसे आसान था। मैं मेरे मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक होता। बिहार में मेरे आज 4 मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार का मंत्री होता। मेरे लिए बहुत आसान थी वो रहा। पर मैंने बार बार इसको कहा है कि बिहार पर राज करने के लिए नहीं, बिहार पर नाज करने की लड़ाई है मेरी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई है मेरी। मैं मंत्री, मुख्यमंत्री, मैं उस रेस में ही नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने राज्य को जो 75 साल से विकास की राह ताक रहा है, बाकी राज्य विकसित हो गए, मेरा बिहार वहीं का वहीं है। बिहारी कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मेरा बिहार पीछे रह गया। तो मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लिए है, तो इसलिए मैं ऐसी किसी रेस में नहीं हूँ। प्रतिनिधित्व की बात, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिनिधित्व अगर आपको मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, बट आई थिंक अभी इट्स टू हाइपोथेटिकल एंड इफ यू आस्किंग मी हाइपोथेटिकली आई विल आंसर यस, व्हाई नॉट। ठीक है। अब एक और बात की चर्चा हो रही है, चूँकि हो सकता है आपको ये सवाल पसंद ना आए, लेकिन कल से जो चर्चा हो रही है दूसरी तस्वीर की, जिसमें आप खुद गए हैं अपने चाचा के पास, जो चाचा आपके बारे में लगातार बयान दे रहे थे। उन बयानों पर नहीं जाते, लेकिन कल जो आप गए खुद से, आपने पैर छुए अपने चाचा के, पशुपति पारस के, तो इस बात की भी चर्चा है कि क्या एलजेपी रामविलास और उनके पास जो पार्टी जो दूसरा टुकड़ा गया है वो दोनों मर्ज हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो मेरा उनके पास जाना मेरे संस्कारों का परिचय है भाई। अब भले वो कहते हों कि कौन है चिराग पासवान, मैं नहीं जानता चिराग पासवान को, या भले वो कहें कि मेरा उनका खून अलग है, बट मेरे तो चाचा हैं वो। और मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उन्हीं में ही पिता की छवि देखी थी। बट बहरहाल उसके बाद जो परिस्थितियां रहीं, कौन जिम्मेदार, कौन सही, कौन गलत, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। बट कल जब एक ऐसा मंच था जहाँ पे वो भी मौजूद थे, तो मेरे तमाम मतभेद उनसे एक तरफ, पर मेरे चाचा हैं और ये मेरे संस्कारों में है कि बड़ों का आप सम्मान करें। सिर्फ उसी लिए मैं उनके पास गया, उनके पाँव छुए, उन्होंने भी मुझे गले लगाया। ये भी उनका बड़प्पन है, मुझसे इतनी नाराज़गी होने के बावजूद उन्होंने मुझे गले लगाया। अब इसके पुनः ये वही लम्हों में से है जिसको सिर्फ वहीं पे ही समाप्त कर देना चाहिए। इसके कोई राजनीतिक रिपरकशंस हों मुझे नहीं लगता।
जहाँ तक रही बात दोनों दल के एक होने की, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि परिवार के बड़े ही ये फैसला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो दलों की बात नहीं है, परिवार की भी बात है। और मैं जिस परिवार से आता हूँ, पारिवारिक फैसले परिवार के बड़े ही लेते हैं। तो ये फ़ैसला अंतोगत्वा उन्हीं को ही लेना है, और मुझे लगता है शायद वो फ़ैसला ले चुके हैं, क्योंकि कई बार वो इस बात को कह चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि सूरज पश्चिम से निकल जाएगा पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो फ़ैसला ले चुके हैं। मतलब विलय की ऐसी कोई बात उन्होंने की आपसे कि वो वापस आ जाएंगे या बातचीत नहीं हुई, ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई। बस एक वो लम्हा था छोटा सा, गए, उन्होंने हालचाल पूछा, मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद है, और बस गले मिले, और दैट्स इट। जिन सांसदों के दम पर वो सीट की मांग कर रहे हैं, उन सांसदों को लेकर और उन कार्यकर्ताओं को लेकर अगर वो वापस आ जाते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो आप स्वागत करेंगे उसका? देखिए, पहले तो वो सारे सांसद उनके साथ हैं कि नहीं, इस पे भी एक बहुत बड़ा संदेह है। क्योंकि उनकी पार्टी के कुछ सांसद मेरे संपर्क में हैं, कुछ तो डायरेक्ट भाजपा के भी हैं, और कुछ महागठबंधन के भी संपर्क में। तो ऐसे में और फिलहाल अभी उनके लिए भी एक कठिन दौर इन टर्म्स ऑफ गठबंधन में सीट शेयरिंग और ये सब, वो एक अलग परिस्थितियां हैं अभी उनके सामने। तो पहले उन सब चीज़ों से अभी मुझे लगता है उनकी प्राथमिकता उस तरफ होगी। चिराग, मेरे मन में कई दिनों से ये सवाल है कि आप जब भी बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की बात होती है, तो आप नीतीश कुमार के प्रति जो रुख है वो कड़ा रहता है आपका, लेकिन तेजस्वी के प्रति नहीं रहता है। तेजस्वी से नरमी रहती है आपकी। इसका कारण जान सकती हूँ मैं? बिकॉज मेरा टारगेट बहुत क्लियर है। मैं अपनी शक्तियों को बांटना नहीं चाहता 10 जगह चैनल्स ओपन करके, और ज़रूरत भी नहीं है ना। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता है, वो जानता है कि वो सिंगल मैन आर्मी है, अकेले नीति निर्धारक वही हैं। और बिहार में पिछले 18 सालों में उप मुख्यमंत्री तो कई बदले ना, मैं कितनों को टारगेट करूं, पर मुख्यमंत्री तो एक ही है। सिर्फ उप मुख्यमंत्री बदलते गए, चुनाव हो नहीं हो, बल्कि चुनाव के बाद ज़्यादा बदले हैं, चुनाव के वक्त कम बदले गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब उप मुख्यमंत्री पद के वो मायने ही नहीं रह गए हों, और है कि जिसे आप उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कल को तख्ता पलट हो जाए और वो सीएम बन जाए। हाँ, तो जब वो उस कुर्सी पे आएंगे ज़रूर उनसे सवाल किया जाएगा। बट आज की तारीख में कुर्सी पर मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो सवाल उन्हीं से बनता है। जब उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री होगा और वो अपने वादों पे खरा नहीं उतरेगा, तो सवाल उनसे भी किया जाएगा। तख्ता पलट की चर्चा है, आपको पता है? I have no idea, but when it comes to मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, I think you can never say never. उनके साथ कुछ भी संभव है, पर अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में आना उनके लिए संभव होगा, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरीके से भाजपा को इस बार उन्होंने धोखा दिया, जनादेश का अपमान किया, एनडीए के लिए था, महागठबंधन के साथ वो सरकार चला रहे हैं, और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने खुद खुले मन से कहा कि अब वो आना भी चाहेंगे तो हम नहीं लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार उनके लिए पलटना इतना आसान होगा। आज के लिए मेरा आखिरी सवाल, कल 2 मीटिंग हुई, एक तो विपक्ष की, दूसरी एनडीए की। विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख दिया, लेकिन विपक्ष के पास 26 दल है, आपके यानी एनडीए के पास 39 दल है जिनकी कल बैठक हुई है। 26 दल बड़े बड़े दल हैं, आपके पास छोटे छोटे दल हैं जो टुकड़ों में या तो बीजेपी लेकर आई है या टुकड़ों में वो सब आ गए हैं या किसी ने मर्ज कर लिया अपने साथ। तो बड़े दल हैं जिनकी संख्या कम है, आपके पास छोटे दल हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसको अगर आंकड़ों में के हिसाब से देखा जाए तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि संख्या और छोटा बड़ा ये सब कुछ मायने रखता है। अंतोगत्वा पब्लिक डोमेन में है, जनाधार मायने रखता है कि किसके पास कितना जनाधार है। ऐसे में विपक्ष की एक असहजता दिखती है, इतने सहज तरीके से लोग एक साथ आ नहीं पा रहे हैं। पटना की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाते हैं, तो बेंगलुरु की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, तो बिना मीडिया इंटरेक्शन के वो क्यों वापस आ गए? ना उन्होंने बेंगलुरु में कोई मीडिया इंटरेक्शन किया, चलिए वहाँ पे उन्होंने हवाला दिया कि फ़्लाइट लेट हो रही है। किसी की चार्टर फ़्लाइट लेट हो, ऐसा आम तौर पे होता नहीं है, बट पटना आके भी कम से कम वो बैठक की जानकारी दे सकते थे। खबर सामने आई, नाराज़गी उनकी नाम को लेकर,
इंडिया नाम को लेकर भी है। ये नाराज़गी तो खैर मेरी भी है। फॉर अ चेंज कोई एक ऐसा विषय है जिसमें मैं और मेरे मुख्यमंत्री एक ही उसमें हैं, क्योंकि आप मेरे देश का नाम अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। मेरे देश का नाम मेरा स्वाभिमान है, मेरा अभिमान है। आप उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गठबंधन को आप मेरे देश का नाम दे रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो ऐसे में जब इतने सारे विवाद किसी एक गठबंधन में हो, और वहीं दूसरी तरफ की आप तस्वीर देखिए कितने सहजता से पूरा एनडीए के तमाम घटक दल एकजुट होकर बहुत एमिकेबली सारे विषयों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो मुझे लगता है कि ये हम लोग की मजबूती को दर्शाता है। और आज की तारीख में फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि आपके पास सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध करने के अलावा विज़न कहाँ है। भाई इतनी बैठकें हो गई विपक्ष की, बट वो विज़न नहीं सामने आया ना। आपकी सोच क्या है? कल को आप सरकार में आएंगे तो किस नीतियों के साथ आप आना चाह रहे हैं, विज़न बताएंगे। एक व्यक्ति का विरोध करना आपका विज़न नहीं हो सकता। और उस व्यक्ति का मुकाबला कौन करेगा आपकी तरफ से, क्योंकि आपके तो एक मंच पर 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। वो एक व्यक्ति जो नेतृत्व करेगा, और जिनकी नेतृत्व करने की शायद इच्छा थी, वो तो नाराज़ होकर कल पटना चले गए वापस। तो अब उसके अलावा कौन है वहाँ पे जो नेतृत्व करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री के सामने एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकें? ऐसा दिखता नहीं। और इसीलिए एनडीए मजबूत है, और पुनः 2024 में मौजूदा प्रधानमंत्री पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। चिराग पासवान है जो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने न सिर्फ मुलाकात की सुर्खियों में बने हुए हैं, मंत्री बनेंगे या नहीं सवाल का जवाब इन्होंने फिलहाल नहीं दिया है, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और इशारा करती हुई साफ नजर आ रही है। अपने सहयोगी अमित के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।